अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वीडियो बनाने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि इंस्पेक्टर इनलैंड ऑफिसर की जो टेस्ट होने वाले हैं इस वक्त ऑलमोस्ट जो है वो डेट भी अनाउंस हो चुकी है। एंड यू कैन गेट द स्लिप्स बाय पुटिंग योर CNIC नंबर ऑन दैट वेबसाइट। ठीक है जी, तो फिर आपको वहाँ पे स्लिप्स मिल जाएंगी। अच्छा जी, मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी टाइम से आई सीन इन द सोशल मीडिया और फेसबुक पे और आगे पीछे जो ग्रुप्स बने हुए हैं या पेजेस बने हुए हैं वहाँ पर लोगों की अपने अपने डिफरेंट परसेप्शंस हैं प्रिपरेशन के हवाले से। बहुत सारा ये समझते हैं कि शॉप्स भी खुल चुकी हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस। क्या बुक्स बन रही हैं और डिफरेंट नोट्स बन रही हैं और वीडियोस बनती हैं और फिर उसके ज़रिए से जो है वो मटेरियल लोग प्रोवाइड किया जाता है। तो थोड़ा सा ये देखा कि जो लोगों की तैयारी करने का जो तरीक़ेकार है, जो पैटर्न है, हर किसी का डिफरेंट है। कोई बुक से फॉलो कर रहा है, कोई ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स देख रहा है, कोई अकेडमीज़ को ज्वाइन करता है, ये तमाम चीज़ें कर रहा होता है। ठीक है, तो देखिए बुनियादी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों की ये रसाई नहीं है या जो चीज़ें इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं रखते कि जो पेड वीडियोस और इस तरह की चीज़ों को जो है वो ख़रीद सकें और देख सकें। ठीक है, तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि देखें, ये जो 3 लॉज हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है वो सेल्स एक्ट 1990, ठीक है जी, और उसके बाद जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ठीक है जी, एक्ट और ऑर्डिनेंस में जो है वो फ़र्क, वाज़ेह फ़र्क ये है कि ऑर्डिनेंस जो है वो प्रेसिडेंशियल पावर्स, जैसे हमारे यहाँ नॉर्मली मार्शल लॉज में जो है आपने देखा कि एक टेन्योर जो था वह मोर देन 1 डेकेड, इसके अंदर जो है ये तमाम चीज़ें ऑर्डिनेंस वगैरह जो है वो पास किए गए थे 2001 के अंदर। ठीक है, और जो एक्ट होता है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो असेंबली के थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू जो है वो उस पर बहस होती है और फिर वो जाके वो चीज़ जो है वो पास होती है आगे, उसको एक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये दो ये बड़े इंपॉर्टेंट। और तीसरा जो है वो फेडरल एक्साइज एक्ट 2005। ये जिनके आगे डेट्स हैं, ज़ाहिर सी बात है इन डेट्स को ये इन्फोर्स हुए थे। और एक्सटेंट जो है ये तीनों लाज एक्सटेंट होल ऑफ पाकिस्तान है, ये चीज़ याद रखिएगा। तीनों लाज जो है वो, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो चीज़ जो पोस्ट है वो भी फेडरल से ही रिलेट करती है, वफाक से रिलेट करती है। तो यानी कि जो भी चीज़ वफाक से रिलेट करती है वो होल ऑफ एक्सटेंट, उसकी जो एक्सटेंशन है वो होल ऑफ पाकिस्तान होता है, कोई ख़ास प्रोविंस नहीं होता, ये चीज़ याद रखिएगा। तो बहरहाल ये मैं बताना चाह रहा था कि ये 3 जो लाज हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी, मुख्तलिफ जो बुक्स वगैरह आते हैं उसमें आप देखें कि सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस बुक के अंदर उस एक्ट के, ऑर्डिनेंस के, या जो भी उसके अंदर लॉ है उसके जो टॉपिक्स हैं वो पूरे के पूरे होने चाहिए, इनकम्प्लीट होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आप देखें कि उसके MCQs के प्रैक्टिस के लिए MCQs किस तरह से दिए गए हैं, कैसे दिए गए हैं, वो तमाम चीज़ें भी आप देखें। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि मोस्टली जितने भी प्रीवियस पेपर्स को आप उठा के देखें, इस वक्त जो है जो अंदाज़ा लग रहा है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि नॉर्मली कभी सेल्स एक्ट को किया जाता है, कभी फेडरल एक्साइज को किया जाता है। वैसे क्वेश्चन तो जनरल आते हैं, ठीक है जी, तीनों लॉज में से आते हैं, लेकिन ये चीज़ आप याद रखिएगा कि कभी कभी जैसे पेपर्स भी आपको मुख्तलिफ मिल रहे होते हैं। ठीक है जी, ये ज़रूरी नहीं कि एक ही पेपर सबको दिया जाए। तो मोस्टली ये देखा गया है इसके अंदर जो है कभी कभी जैसे सेल्स एक्ट है वो तकरीबन 60 to 70% वो पूरा कवर किया हुआ है। जो आपका 80% के जो मार्क्स, प्रोफेशनल टेस्ट के जो मार्क्स हैं, वो कभी वो पूरा कंप्लीट उसके अंदर है, कभी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उसके अंदर जो है वो कंप्लीट है। ठीक है जी, या दोनों चीज़ें जो है वो एक बैलेंस तरीके से जो है वो पेपर के अंदर रखी गई हैं। तो ये थोड़ा सा एक टिप भी बताना चाहूँगा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इस दफ़ा लगता है कि ये चीज़ जो है वो ज़्यादा जो है वो पेपर के अंदर कवर होगी। एक भी ये हो गया। दूसरा, क्योंकि मैं तरीका बताना चाह रहा था उन लोगों के लिए जो जिन लोगों के पास इन चीज़ों की रसाई नहीं है ज़्यादा मटेरियल वगैरह की। ठीक है, तो एक तो ये है कि कुछ पर्सनल नोट्स हैं, लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और जो है वो हासिल कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। तो एक तो पर्सनल नोट्स हैं वो भी मैं शेयर कर दूंगा साथ साथ उन लोगों के लिए। और दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा, देखें सेक्शंस को ज़्यादा फोकस करें। एक पेपर, वाइट पेपर, सिंपल पेपर लें और उस पेपर पे जो है जैसे आपने टॉपिक लगाया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, अब उसके अंदर जितने भी सेक्शंस हैं, शेड्यूल्स हैं, चैप्टर्स हैं, बाय नेम एक एक चीज़ को जो है वो आप एक लिस्ट बना लें। ठीक है जी, बजाय उनकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की उनकी एक लिस्ट बना लें। ठीक है जी, डिटेल में इतना जाना है कि आपने जस्ट उन देखना ये कि उन सेक्शंस के अंदर है क्या। जैसे मैं बता देता हूँ, 5 हेड्स ऑफ इनकम है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर।
तो आपने ये देखना है कि सैलरी का जो हेड है वो क्या है। सैलरी के अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं। जैसे सेक्शन 12 के अंदर आपको सैलरी का तमाम के तमाम वो वेजेस, पे, रेमुनरेशन और ये तमाम जितनी भी अलाउंसेस फैसिलिटीज़ होती हैं वो सेक्शन 12 के अंदर आ जाती हैं और वो सैलरी के अंदर तमाम चीज़ें आ जाती हैं। सेक्शन जो उसका 13 है वो है परक्यूसेट। परक्यूसेट यानी कि लवाजमात, अदर बेनिफिट्स, कार, हाउस, रेंट, ये तमाम चीज़ें जो एम्प्लॉयर्स को दी जाती हैं, ठीक, एम्प्लॉय को दी जाती हैं, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं जिसको परक्यूसेट कहते हैं। और जो सेक्शन 14 है वो शेयर स्कीम्स के हवाले से, यानी कि डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर अब पुराने बहुत एम्प्लॉई हैं और वहाँ पे जो है कभी कभार आपने देखा होगा या सुना होगा कि 3% का शेयर होल्डर भी है, जॉब भी कर रहा है, पोजीशन भी है, लेकिन साथ साथ उस कंपनी के अंदर शेयर पार्टनर भी है, होल्डर भी है, ठीक है। तो इस तरह से अब ये मैंने कितना सिंपल उसको डिफाइन कर दी एक एक सेक्शन को, तो ये आसान हो गया। बजाय इसके कि एक सेक्शन का पूरा आपको क्लॉज पढ़ें, पूरी डेफिनेशन पढ़ें, उसका कोई काम नहीं है क्योंकि ज़्यादातर जो एमसीक्यूज आप देखेंगे तो उनके अंदर ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल यही है कि एग्जैक्टली उस सेक्शन के अंदर है क्या और उस चीज़ का सेक्शन नंबर क्या है। यानी कि ये 2 चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि उस एग्जैक्टली उस सेक्शन के अंदर है क्या और वो सेक्शन नंबर किस चीज़ से किस चीज़ को डोनेट करता है। और उसके अंदर फिर कुछ फार्मूलाज आ जाते हैं, जैसे आप डिडक्टिबल अलाउंसेस पढ़ेंगे, ठीक है, डिप्रिसिएशन पढ़ेंगे बिजनेस में, इनकम फ्रॉम बिजनेस में या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर जो है, ठीक है, कहीं पे डिडक्शंस अलाउड होंगी, कहीं पे डिडक्शंस अलाउड नहीं होंगी। जैसे सैलरी में तो एक कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है। अगर एक बंदा कहता है कि मैं 6 लाख मेरी सैलरी है और सारा का सारा जो है वो मेरा एक्सपेंसेस में चला जाता है, तो उसको किसी किस्म की कोई राहत नहीं है। पहले वैसे तो देखा जाए 6 लाख तक तो 6 लाख और 6 लाख से नीचे नीचे तो टैक्सेबल भी नहीं है इनकम उसकी, लेकिन अगर उससे ऊपर की इनकम है उसकी 1 मिलियन है या 2 मिलियन है या जो भी है व्हाट्सएवर, तो उसको किसी किस्म की कोई डिडक्शंस अलाउड नहीं है। इसी तरह से जो बिजनेसेस में उसमें सबसे ज़्यादा डिडक्शंस अलाउड है। बहुत सारे तरीके हैं, आप टैक्स क्रेडिट को पढ़ेंगे और मुख्तलिफ़ चीज़ों को पढ़ेंगे कि आपका लॉस हो गया कोई चीज़, जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी है तो मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो बिज़नेस के अंदर काउंट होती है, ठीक है जी। और उसके अंदर जाहिर सी बात है डिप्रिसिएशन भी होती है। मूवेबल यानी कि जैसे गाड़ी है आपने रेंट पे लगाई है, ठीक है जी, तो वो टाइम टू टाइम क्या हो रही है, डिप्रिसिएट, यानी उसकी वैल्यू जो है वो कम हो रही है। और डिप्रिसिएशन का जैसे सेक्शन नंबर है 21 है ठीक है जी। तो अब क्या होगा, डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट भी आपको पता चल गया और साथ में उसका नंबर, सेक्शन नंबर भी पता चल गया। तो इस तरह से आपने एक लिस्ट बना लेनी है, ठीक है जी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की। फिर सेल्स एक्ट पे आ जाते हैं, ठीक है जी, कौन से गुड्स पे कितना टैक्स है, कंज्यूमर क्या है, रिटेलर क्या है, मैन्युफैक्चरर क्या है, ये पूरी एक हैरारकी लिस्ट बना लें, ठीक है जी। और उसके उसके हिसाब से उसके जो सेक्शंस नंबर हैं उनको जो है वो साथ साथ लिखते जाएँ और साथ में जो है उन सेक्शंस के आगे छोटी छोटी सी उनकी जो है कॉन्सेप्चुअल, यानी कि उर्दू में लिखें तो और ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। उसके साथ ही लिख लें कि ये सेक्शन जो है, ठीक है, ये सेक्शन इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि मोटा मोटा जैसे कॉन्सेप्ट कहते हैं कि भाई इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने आपको सैलरी का बताया था, ठीक है जी, अब इनकम फ्रॉम बिजनेस का बताया था, या कैपिटल गेन का है तो कैपिटल गेन का सिंपल आप ये रखें कि 1 करोड़ का घर था, ठीक है जी, मैंने ख़रीदा और ठीक है उसको मैंने फिर जो है 1 करोड़ 20 लाख में सेव कर दिया, तो ये जो 20 लाख है ये कैपिटल गेन है। तो इसको अब ये लिखने में कितना टाइम लगेगा, बहुत ही छोटा सा एक सेंटेंस में आप लिखें जो आपको चीज़ याद रह जाए कि एक्चुअल कैपिटल गेन का जो है वो कॉन्सेप्ट क्या था और उसका सेक्शन नंबर क्या है, दैट्स इट, ठीक है जी। इस तरह से इसको आप सिंपली कर सकते हैं। या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है, ठीक है, तो उसके अंदर भी कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, डिविडेंड्स आ जाते हैं, प्रॉफिट्स ऑन डेट आ जाते हैं, ये तमाम चीज़ें आते हैं और उनके आगे फिर जो है वो सेक्शन नंबर भी लिख लें कि ये सेक्शन बना था उसका नंबर है। इस तरह की एक लिस्ट बना लें। खैर बात कर रहा था सेल्स एक्ट की 1990 की, तो उसका भी इसी तरह से करें कि कौन सा गुड्स क्या है, किस तरह से है, किस पे डिडक्शंस अलाउड हैं, किस पे डिडक्शंस अलाउड नहीं हैं, ठीक है जी। जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई चीज़ जैसे आप इंपोर्ट करते हैं तो वो टैक्सेबल है, जाहिर सी बात उस पर टैक्स लगता है, ठीक है जी। एक और भी चीज़ उसके अंदर आ जाती है कि जैसे आपने अगर रॉ मटेरियल खरीदा तो उसका टैक्स आप अलग से देते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन जब वो प्रोडक्शन हो जाती है तो फिर आप उस टैक्स को उस टैक्स में से एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि आप एक बार टैक्स दे चुके हैं रॉ मटेरियल की शक्ल में। लेकिन अब इसके अंदर एक ज़ीरो रेटिंग का कॉन्सेप्ट है। ज़ीरो रेटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ज़ीरो रेटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे आप एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी चीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है वो टैक्सेबल नहीं है, उस पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो ये इस तरह के जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको आने चाहिए और ये चीज़ें एग्जैक्टली किस चीज़ कौन से सेक्शन में आती हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट। यानी कि 2 चीज़ें मैं अगर पूरा इसको अगर एक नटशेल में क्रिएट करूं तो 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो उसका सेक्शन नंबर और दूसरा उस सेक्शन के अंदर है क्या, यानी कि वो कहना क्या जा रहा है, उसका एक छोटा सा एक सिंपल कॉन्सेप्ट में भी अगर आप उसको लिखेंगे बजाय पूरी डेफिनेशन पूरा क्लॉज लिखने के, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट ये होगा। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के चैप्टर नंबर जो है किसी में जैसे 13 है, किसी में 14 है, इस तरह से चैप्टर नंबर्स डिफरेंट, किसी में 10 है, जैसे सेक्शंस हैं
आप सेल्स एक्ट में देखेंगे तो 76 हैं, कुछ उसमें ओमिटेड हैं, तो ओमिटेड का मतलब ये होता है कि वो ख़त्म हो चुके हैं, तो 70 या 72 इस तरह से बनेंगे। ठीक है जी। और अगर हम बात करें अपना ऑर्डिनेंस की, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, तो उसमें 242 हैं। ठीक है जी। बहुत सारे जो हैं वो आपको जो एज़ पर शेड्यूल हैं या एज़ पर जो आपके सिलेबस के अंदर हैं वही जो है वो मेन जो खास करके 5 हेड्स ऑफ इनकम है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं की डिटेल्स जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेडरल एक्साइज पे आ जाए तो फेडरल एक्साइज बेसिकली टैक्स जो होता है वो इम्प्लीमेंट आपको पता है कि 2005 से हुआ था। अगेन ये भी जो है वो होल ऑफ पाकिस्तान पे एक्सटेंट है, यानी कि इसका जो दायरा कार है वो पूरे पाकिस्तान पे है। ठीक है जी। क्योंकि तमाम चीज़ें फेडरल से रिलेट करती हैं तो ये चीज़ आपको जहन में होनी चाहिए। ठीक है जी। अब इसके अंदर बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि देखें बहुत सारी चीज़ें आपको रिपीटेडली मिलेंगी। जैसे आपको अपील्स का मैं बता दूँ, जो मोस्टली जो है वो टैक्स जो अग्रीव पर्सनस होते हैं, अग्रीव यानी कि अनफेयर जिसके साथ हुआ हो या जिसको लगता है कि मेरा टैक्स ज़्यादा काउंट हो गया या मेरे साथ ये ठीक नहीं हुआ, तो उनके लिए एक अपील प्रोसीजर है। ठीक है जी। अपील प्रोसीजर भी जो है उसकी जो हैरारकी है वो कमिश्नर से स्टार्ट होती है, एंड देन फिर अपीलेंट ट्रिब्यूनल से फिर जो है वो हाई कोर्ट पे जाती है। इस तरह से फिर आप जो है वो सबसे पहले तो टैक्सेबल अथॉरिटी होती है, यानी कि जो भी इंस्पेक्टर इनलैंड है उन्हीं का ही काम होता है टैक्सेस वगैरह ये तमाम चीज़ें जो है वो कैलकुलेट करना या कंप्यूट करना जिसको कहते हैं। ठीक है जी। तो हर वो शख्स, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे बिजनेसमैन हो, वो किसी मतलब अपील कर सकता है, यानी कि इस सूरत में जा सकता है कि मेरे साथ ये चीज़ जो है वो अनफेयर हुई है, तो उस सूरत में अपील्स का एक पूरा सिनेरियो है जो कि तीनों लॉज में जो है वो रिवाइंड होता है ये तमाम चीज़ें। तो अब कोई चीज़ जो है वो अगर आप वही चीज़ जो है वो उसके अंदर पढ़ रहे हैं, फेडरल एक्साइज के अंदर पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर सेक्शंस डिफरेंट होंगे, उसके अंदर सेक्शन डिफरेंट होंगे, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट जो है कहीं ना कहीं वो सेम होगा, यानी कि अपील का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम होता है कि हु कैन अपील या फॉर्म ऑफ अपील जो है, ठीक है, वो क्या हो सकती है, किस तरह से कर सकते हैं और उसका तरीक़ेकार क्या है। ठीक है जी। और उनकी डिफरेंट फीसेस क्या हैं ये भी उसमें आपको एक चीज़ नज़र आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये एक तरीक़ेकार है, इनको इस तरह से स्टडी करें, इस तरह से उनको जो है वो पढ़ाई करने की कोशिश करें, तो होपफुली इंशाल्लाह जो है वो आपका अच्छे रिजल्ट इसमें आ सकते हैं। ठीक है जी। और दूसरा इंग्लिश है इंग्लिश पे जो है थोड़ा सा ओवरऑल आप प्रपोजिशंस हो गई, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग हो गई, और सिनोनिम्स इंटोनिम्स जो है वो मोस्टली आप देखेंगे जो फेडरल की जितनी भी टेस्ट वगैरह होती हैं उसमें सिनोनिम इंटोनिम्स जो है वो ज़्यादातर कुछ कॉमन जो है जो हर बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है जी। तो वो भी इस तरह से आप देख सकते हैं, गूगल के डिफरेंट आपको मिल जाएंगे, पास पेपर्स में बहुत सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। लेकिन इसके अंदर जो है प्रोपोजिशन और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, ग्रामेटिकल जो मामला आ जाते हैं वो तमाम चीज़ों इनका थोड़ा सा ख्याल करना होगा इंग्लिश की पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा मकसद बेसिकली प्रोफेशनल टेस्ट के हवाले से थोड़ा सा आगाह करना था। इंग्लिश का जो है वो आप जिस पैटर्न से करते हैं, तो जिस भी बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप तैयारी करते हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि वो फेडरल में तकरीबन उनका जो कॉन्सेप्ट है वो तकरीबन एक जैसा ही है। अब आखिरी चीज़ रह गई, 3 चीज़ें तो बड़ी इंपॉर्टेंट थी प्रोफेशनल टेस्ट में, लेकिन साथ साथ फिर आपने फिस्कल पॉलिसी को, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स को और फंक्शंस ऑफ एफबीआर को भी इग्नोर नहीं करना। ठीक है जी। उसके अंदर इन 3 टॉपिक्स के अंदर ज़्यादातर आपको डेफिनेशंस और इस तरह के कॉन्सेप्ट मिलेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, लेकिन अगेन सेक्शंस के साथ उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, डेफिनेशन कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आगे अगर आप लिख के आगे एक लिस्ट बना देंगे, तो जैसे नॉर्मली मैंने भी एक बनाई हुई है। ठीक है जी। तो वो लिस्ट प्रॉबली ये समझ लें कि 4 या 5 या 6 पेजेस में वो लिस्ट एक तैयार हो जाएगी, और उसी को ही आप एक अपना हैंडबुक बना लें और इसी को ही अपना एक जैसे हैंड आउट्स कहते हैं वो बना लें, तो आई थिंक वो जो है वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ द प्रिपरेशन इंशाल्लाह। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट पैटर्न, एंड कोशिश करें, क्योंकि टाइम अब शॉर्ट है, तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को बना के और इसको रिविजन फॉर्म में लेके आएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको याद रह सकें, क्योंकि नंबर्स आपको पता है ऑफ कोर्स याद करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे तो आई थिंक ये एक बेस्ट मेथड है इंशाल्लाह टू गेट द मैक्सिमम रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।